यूट्यूब के चैनल हिस्ट्री, यूपीएससी, सीएसई, आईएएस बाय डॉक्टर एच रिजवी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यू आर ऑल मोस्ट वेलकम। मैं डॉक्टर अफरोज़ुल हसन रिजवी, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए इंग्लिश, एमएड, पीएचडी हिस्ट्री विद रिलेटेड मॉडर्न पीरियड। पिछली वीडियो में हमने आप लोगों के सामने चर्चा की थी पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री के तहत मिडवल हिस्ट्री के बारे में। आज हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली पीरियडाइजेशन ऑफ मॉडर्न पीरियड, यानी आधुनिक भारत का आरंभ कैसे और कब हुआ। हालांकि इसके बारे में भी इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं, लेकिन एक बात पर सभी सहमत हैं कि आधुनिक पीरियड यानी मॉडर्न पीरियड 1707 ईस्वी में एम्परर यानी सम्राट औरंगज़ेब की डेथ के बाद को मानते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार जब चर्चा करते हैं मॉडर्न पीरियड की तो ईस्ट इंडिया कंपनी की चर्चा ज़रूर करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का रिलेशन जो है यानी टाइम या काल जो है वो मिडवल पीरियड से है। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने भारत से व्यापार करने के लिए बहुत कोशिश की और इसके लिए अकबर के दौर से ही, सम्राट अकबर के दौर से ही उन्होंने राजदूतों को भारत भेजना शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और उसकी सफलता के बारे में और उसके प्रयत्न के बारे में हम बाद में विशेष रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त धीरे धीरे हम आधुनिक पीरियड की ओर बढ़ रहे हैं। तो 1707 ईस्वी एक वाटरमार्क है जहाँ से ये कहा जा सकता है कि आधुनिक पीरियड का श्री गणेश हुआ यानी आरंभ हुआ। हालांकि पीरियड के डिवाइजेशन जो है वो सिविलाइजेशन के वेरिएशन के आधार पर होता है। जाहिर है मॉडर्न पीरियड में रिनेसा, साइंटिफिक डेवलपमेंट और भाप से चलने वाले इंजन, वार बैटलफील्ड में तरह तरह के हथियारों का इस्तेमाल होना, ये सब मॉडर्नाइजेशन का सिंबल थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी इसके तहत आ सकता है। लेकिन 1777 के बाद भी मुग़ल फ़ौजें और उनका तोपखाना बड़ा ही शक्तिशाली था, लेकिन बादशाह आते गए, मंत्री जो थे उनके शक्तिशाली होते गए और केंद्रीय सत्ता मुग़लों की कमज़ोर होती गई। अंततः सभी सूबेदार अपनी खुद मुख्तारी, स्वायत्तता और ऑटोनमस स्टेट को स्वीकार करते गए, परंतु वो केंद्र के सम्राट यानी मुग़ल सम्राट को ही अपना भारत का सम्राट मानते थे। फिर आगे हम बढ़ते हैं। एक बहुत अहम डेट है 1739 ईस्वी, 1739। नादिर शाह जो ईरान का बादशाह था, उसने भारत पर आक्रमण किया। आक्रमण का कारण केवल ये था कि कुछ बागी ईरान के भारत में आ गए थे। उसने अपना राजदूत भेजा। यहाँ पे शाह आलम, जिसे रंगीले शाह के नाम से कहा जाता है, जब ईरान का राजदूत आदेश लेके आया नादिर शाह का, तो नशे में चूर था। उसने कहा गडरिये में इतनी ताकत, इतनी हिम्मत कि वो हमसे ऐसा कहे, और उसने अपने शराब के जाम में उसको डाल दिया, उसके आदेश को। जब ये ख़बर उसको नादिर शाह को पहुंची तो नादिर शाह एक बहुत बड़ी सेना लेकर भारत की ओर कूच किया। रंगीले शाह को लोग बताते गए कि सेना उसकी आ रही है, लेकिन रंगीले शाह मस्त था। जब पता चला कि करनाल के पास उसकी सेनाएं पहुंच गईं, तब वो लड़खड़ाता हुआ तैयार हुआ। युद्ध हुआ, चंद घंटे चला, मुग़ल सेना पराजित हुई और नादिर शाह दिल्ली आया।
जब वो दिल्ली आया, दिल्ली की अपार सड़क और दिल्ली की तमाम चीज़ों को देखकर, धन दौलत को देखकर वो पागल हो गया। इसी बीच में एक और घटना भयानक बीत गई कि कुछ सिपाही जो थे ईरानी, वो कबूतरबाजों से कह रहे थे कबूतर हमें दे दीजिए, मैं ईरानी सिपाही हूँ। कबूतरबाज तो कबूतरबाज थे, सिपाही सिपाहियों से लड़ गए और थोड़े ईरानी सिपाहियों को मार डाला। ये आवाज़ लाल किले के अंदर पहुंची और जैसे ही आवाज़ को नादिर शाह ने सुना, वो फ़ौरन ही उठ पड़ा और अपने सेनापति अहमद शाह अब्दाली को आदेश दिया कि चलो बाहर देखते हैं क्या होता है। किले के बाहर आते ही जब उसने ईरानी सिपाहियों की लाशें देखीं तो वो आग बबूला हो गया, होश हवास खो दिए, तलवार खींच ली। एक सुनहरी मस्जिद वहाँ पे है, आज भी है, वहीं के पास वो खड़ा हो गया और उसने कहा इस बदबख्त शहर को सज़ा दी जाए। मर्द, औरत, बूढ़ा, जवान, बच्चा, बच्ची, जो भी नज़र आए उसे सब कत्लेआम कर दिया जाए। 3 दिन 3 रातें कत्लेआम जारी रहा। वो मस्जिद की सीढ़ियों पर तलवार खींचे हुए बैठा रहा। आखिर में निज़ामुल मुल्क अपनी गर्दन में तलवारें लटकाए हुए आए और कहा, ए सुल्तान, अगर अब भी दिल न भरा हो तो लाशों में दोबारा जान डालिए और दोबारा कत्ल कीजिए। तब उसने कहा, तुम्हारी उम्र का ध्यान रखते हुए मैं हुक्म देता हूँ कि अब कत्लेआम रोक दिया जाए। और फिर उसने अपनी तलवार म्यान में रख ली। उसके हुक्म के पाते ही ईरानी सिपाही जो हिंदुस्तानियों को मार रहे थे, रास्ते में ही उन्होंने फ़ौरन रोक दिया। कहते हैं कि कोहिनूर और तख्त ताउज़ और इतनी धन दौलत यहाँ से ले गया कि वो ईरान के जनसाधारण को 3 साल तक किसी भी टैक्स को लेने के लिए उन्हें माफ़ कर दिया। तो भारत का जो मुग़ल सम्राट था 1739 ईस्वी 1739 ईस्वी में लगभग वो खोखला हो गया। अब उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि भारत की वो एकीकरण या यूनिटी का वो रिप्रेजेंटेशन कर सके। फिर एक भयानक डेट आती है 1757 ईस्वी, दैट इज़ टू से 1757, बैटल ऑफ पलासी। यह भी एक नाम मात्र का युद्ध था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों यानी लॉर्ड क्लाइव ने अपनी षड्यंत्र कूटनीति के तहत उसे घेर लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग कोई भी चुंगी देने के लिए तैयार नहीं थे, यानी टैक्स देने के लिए व्यापार जो करते थे। और इतना ही नहीं, वो दूसरों का भी सामान लाते, अपना निजी भी सामान लाते और वो टैक्स नहीं देते। सिराजुद्दौला इससे नाखुश हुआ सुल्तान, और उसने कहा कि बंगाल के किसी भी व्यापारी से हम टैक्स नहीं लेंगे। तो अंग्रेज़ों ने कहा, ये तो मेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, हमें मुकाबला करना पड़ेगा बंगाल के यानी व्यापारियों से। और एक इस तरह से जो उनका सेनापति मीर जाफ़र था, अमीचंद था, दुर्लभ राय था और बहुत से गद्दार थे जिनको लॉर्ड क्लाइव ने अपनी ओर मिला लिया। कहते हैं इन लोगों ने सिराजुद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ बेच दिया। युद्ध नाम मात्र का था, केवल 500 सिपाही जो उसके गार्ड थे वो लड़ते रहे और बाकी पूरी सेना की सेना खड़ी रही मीर जाफ़र के नेतृत्व में। और अंततः सिराजुद्दौला मैदान जंग से भागा और मीर जाफ़र के बेटे मीरान ने उसका कत्ल कर दिया। भारत के किसी भी इतिहासकार ने या भारत की किसी बुक में आज तक ये बात जानबूझकर डिलिबरेटली या अनजान में नहीं कोई बता सका कि प्लासी की लड़ाई में कितनी फ़ौज ईस्ट इंडिया कंपनी की थी और कितनी फ़ौज
सिराजुद्दौला की थी। फिर इसी बीच में एक बहुत बड़ा इवेंट घटा 1761 1761, ये बैटल ऑफ पानीपत थर्ड थी। अहमद शाह अब्दाली जो अफ़गानिस्तान का शासक था, उसने यहाँ के जो शुजाउद्दौला और नजीबुद्दौला को अपनी ओर मिला लिया और मराठों की फ़ौज को घेर लिया और उन्हें मैदान जंग में बहुत बुरी तरह शिकस्त किया। कहा जाता है कि कोई ऐसा महाराष्ट्र में परिवार नहीं था जिसका एक सिपाही पानीपत में न मारा गया। अब ये युद्ध इस बात के लिए रास्ता साफ कर दिया कि भारत के अंदर अब कोई भी शासक इस पोजीशन में नहीं है कि वो अंग्रेज़ों का सामना कर सके। और अंततः 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई और ये लड़ाई निर्णायक थी। ये भी लड़ाई नामात्र की थी। शाह आलम सेकंड, शुजाउद्दौला और मीर कासिम की फ़ौज का नेतृत्व यही तीनों कर रहे थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर वही छल कपट का सहारा लिया और ये तीनों पराजित हो गए। पहले बंगाल, उड़ीसा और बिहार ये तीन एक में आते थे। इससे उनको उनकी मालगुजारी वसूलने के यानी रेवेन्यू वसूलने का अधिकार मिल गया। पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आते थे तो उसके बदले में सोना और चांदी लाते थे। अब उनको इसकी ज़रूरत नहीं रही। जो टैक्स का पैसा जो जनसाधारण पर खर्च करने के लिए होता था, उससे वो कच्चा माल खरीदते और ब्रिटेन से पक्का माल बनाकर भारत बेचते। यानी चौमुखी भारत का शोषण शुरू हो गया और धीरे धीरे भारत ऐसी गुलामी की जंजीरों में जकड़ता गया जिसकी कीमत आज़ादी के लिए करोड़ों लोगों ने अदा की। फिर अंततः कर्नाटक के वार में यानी मैसूर के सुल्तान हैदर अली, जो बहुत ही इंटेलिजेंट और वीर था, जो अंग्रेज़ों को समझता था ख़तरनाक है, युद्ध करता हुआ रणक्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुआ। फिर 1799 ईस्वी को 1799 AD में उसका बेटा टीपू सुल्तान बहुत ही विद्वान, पढ़ा लिखा, वीर शासक था, दूरंदेश था, विजनरी था। वो जानता था इस बात को कि अंग्रेज़ देश के लिए बहुत ही ख़तरनाक और हानिकारक हैं, लेकिन भारत के और राजा महाराजा नवाब इस बात को नहीं समझ पाए और अंग्रेज़ों ने फिर वही छल कपट की नीति से नवाब हैदराबाद यानी निज़ाम हैदराबाद, मराठा और लोगों को भी, लोकल राजाओं को अपने साथ मिलाकर टीपू सुल्तान को घेर लिया। श्रीरंगपट्टनम के किले के पास वो लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। षड्यंत्र इतना उच्च कोटि का था कि उनके जो मंत्री मीर जाफ़र था वो अंग्रेज़ों से मिल गया और उसने सब वो जगहें बता दी जहाँ पर अंग्रेज़ तोपों से किले की दीवारें तोड़ रहे थे। और जो पहरेदार जो थे गेट के, जब टीपू सुल्तान पीछे की ओर गेट की तरफ बढ़ने लगा तो उन्हीं पहरेदारों ने गेट का फाटक बंद कर दिया। चंद सिपाही थे, उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेज़ जनरल से कहता हूँ कि आप उनके सामने हैं। तो टीपू सुल्तान ने कहा कि 100 साल की गीदड़ की ज़िंदगी से बेहतर है शेर की एक दिन की ज़िंदगी, और अंततः वीरगति को प्राप्त हो गया। इंग्लैंड इतना ज़्यादा खुश हुआ टीपू सुल्तान की मौत से कि उसने एक दिन के लिए इंग्लैंड की हुकूमत को ने मतलब पब्लिक हॉलीडे यानी सभी के लिए छुट्टी डिक्लेयर कर दी। उसने कहा कि आज ब्रिटेन के लिए एक बहुत खुशी का दिन है। ब्रिटेन का सबसे बड़ा दुश्मन टीपू सुल्तान मारा गया और अब पूरा भारत यानी इंडिया हमारी मुट्ठी में है और लगभग 200 साल तक भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखा। आपसी फूट, दूरअंदेशी की कमी गुलामी का कारण बन गई
आज भी वही खतरा मंडरा रहा है। ये हमें सभी को सोचना चाहिए किस तरह देश को मजबूत, शक्तियाँ जो पहले थीं वही आज भी हैं, सिर्फ रूप बदला है, कलर बदला है। तो अंततः मैं सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई अगर समस्या है तो कमेंट्स करें। टेलीफोन नंबर दिए हुए हैं, ये वीडियो 6 है, आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। जय हिंद।